हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ कॉमर्स पर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 का रिसर्च एप्टीट्यूड का चैप्टर नंबर 3। इसका नाम है स्टेप्स ऑफ रिसर्च। ऑलरेडी हम लोग पहले 2 चैप्टर्स के कर चुके हैं, चैप्टर 1 रिसर्च और चैप्टर 2 मेथड्स ऑफ रिसर्च। अब हम लोग करने वाले हैं स्टेप्स ऑफ रिसर्च। ठीक है जी, तो ये सारी आपके मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना रखी है, तो आप चैनल में जाकर चेक कर सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट का जो लिंक है इसमें डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा आपको, तो आप प्रॉपर इसको चेक कर सकते हैं। ये सबसे आपके मेन टॉपिक है जो आपके एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है जी, क्योंकि आपको पता ही है कि यूजीसी नेट का जो पैटर्न है अब क्या हो गया है कि अब सारी चीज़ आपको जो भी है ऑलमोस्ट आपको सिलेबस सारा पढ़ना ही पड़ेगा, और हर बार नया नया पैटर्न आता रहता है। तो अब एमसीक्यू से तो काम चलेगा नहीं। ठीक है जी, तो हमें ऑलरेडी सारी चीज़ पूरा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए तो एटलीस्ट हम उसको अटैम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो आप प्रॉपर इसको देखें और सारी चीज़ को समझें। इसमें चैप्टर 3 में हम लोग प्रॉपर इसको डिटेल में समझेंगे, हर एक चीज़ को, हर एक पैटर्न को प्रॉपर फॉलो किया जाएगा और आपको आपकी लैंग्वेज में समझाया जाएगा। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करने बेल आइकन को दबा दें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कर दें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो विदाउट टाइम वेस्टिंग। सो स्टार्ट करते हैं स्टेप्स ऑफ रिसर्च। सबसे फर्स्ट स्टेप होता है रिसर्च का फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, इसमें इंग्लिश प्रॉपर दे रखी है, मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल करूँगा तो आप इसको प्रॉपर पढ़ सकते हैं। अब मैं इसको आपको हिंदी में समझाता हूँ कि ये होता क्या है। स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं रिसर्च के अंदर, तो इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में स्टेप 1 को अनुसंधान, समस्या और उद्देश्यों का निर्माण। ये क्या है इसको पढ़ते हैं। अनुसंधान समस्या का चयन शोधकर्ता की रुचि, क्षमता, अध्ययन की प्रासंगिकता, उपलब्ध डेटा और नैतिक मुद्दों के आधार पर किया जाता है। शोधकर्ता पहले एक व्यापक क्षेत्र का चयन करते हैं जिसमें उनकी रुचि हो, फिर उस क्षेत्र के उप क्षेत्रों को अलग अलग करते हुए एक विशेष क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके बाद वे उस क्षेत्र में मौजूद समस्याओं या कमियों की पहचान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक शोधकर्ता की रुचि पर्यावरण विज्ञान में है, वे पर्यावरण प्रदूषण के क्षेत्र में शोध करने का निर्णय लेते हैं। फिर वे विभिन्न प्रकार के प्रदूषण का अध्ययन करते हैं और जल प्रदूषण के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे पानी की गुणवत्ता और गिरावट और उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव की समस्या का पहचान करते हैं, जिससे वे अपने शोध का मुख्य उद्देश्य बनाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है, ये फर्स्ट का था। अब सेकंड स्टेप क्या है, क्रिटिकल लिटरेचर रिव्यू। ये क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। आप इसकी इंग्लिश पर पढ़ सकते हैं, वीडियो को रोककर भी ये पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है ना। इसकी हिंदी पे आते हैं हम लोग। स्टेप 2 में है क्रिटिकल लिटरेचर रिव्यू। ये क्या है, क्रिटिकल लिटरेचर रिव्यू का मतलब है शोध से संबंधित किताबों, पत्रिकाओं, शैक्षिक लेखों और अन्य स्रोतों का अध्ययन करना। इसका उद्देश्य यह जानना है कि पहले से इस विषय पर क्या शोध हुआ है और यह शोध सवाल से कैसे जुड़ा हुआ है और शोध बड़े क्षेत्र में किस प्रकार फिट होता है। इसका फर्स्ट है, यह क्षेत्र की प्रगति का पता लगाता है जिसमें प्रमुख बहसों का उल्लेख होता है और अंत में मौजूदा खामियों की पहचान की जाती है जिन्हें नए शोध से भरने का प्रस्ताव दिया जाता है। सेकंड पे, यह पहले के शोध के क्षेत्र की पहचान करता है ताकि शोध में किसी काम को दोबारा ना किया जाए, मतलब जो ऑलरेडी पहले गलतियां हैं उन्हें न दोहराई जाए। अब एग्जाम्पल समझते हैं इसको। मान लीजिए एक शोधकर्ता जल प्रदूषण पर शोध कर रहे हैं। वे जल प्रदूषण पर पहले के शोध का अध्ययन करते हैं, जैसे कि नल में रसायनों का मिश्रण, जीवों पर इसका प्रभाव आदि। वे यह पता लगाते हैं कि अब तक के शोध में कुछ खास तरीकों पर ध्यान नहीं दिया गया है, जैसे जल प्रदूषण के सामाजिक प्रभाव। यहीं वे नए शोध का प्रस्ताव रखते हैं। थर्ड स्टेप क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। तो इसमें हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन है। ये क्या है, इसको प्रॉपर पढ़ते जाइए साथ साथ में ही। हाइपोथेसिस को हम लोग बोलते हैं परिकल्पना हिंदी में, तो इसे परिकल्पना का निर्माण बोला जाता है। परिकल्पना एक ऐसा अनुमान होती है जिससे घटना या स्थिति के बारे में बनाया जाता है जो भी पूरी तरह से प्रमाणित नहीं होता है। इसे परीक्षण या प्रयोग के लिए बनाया जाता है ताकि यह सही या गलत साबित हो सके। यह अनुसंधान के उद्देश्यों से एक स्पष्ट और मापने योग्य भविष्यवाणी होती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप यह जानना चाहते हैं कि छात्रों की पढ़ाई में सोशल मीडिया का प्रभाव पड़ता है या नहीं, तो आप यह परिकल्पना बना सकते हैं कि अगर छात्र सोशल मीडिया पर अधिक समय बिताते हैं तो उनकी पढ़ाई में गिरावट आएगी। अब इस परिकल्पना को परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाएगा।
ठीक है, तो ये रहा आपका स्टेप थर्ड। नाउ वी आर ऑन स्टेप फोर। स्टेप फोर में है प्रिपेयरिंग रिसर्च डिज़ाइन। तो अब इसमें रिसर्च का डिज़ाइन तैयार करना है हमको। तो इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें रहेंगी प्रॉपर, हम इसको पढ़ते हैं प्रॉपर होल में, डिटेल में। अनुसंधान डिज़ाइन तैयार करना। अनुसंधान डिज़ाइन वह योजना है जो परिकल्पना बनाने के बाद और डेटा संग्रह से पहले तैयार की जाती है। यह अनुसंधान प्रक्रिया का ब्लूप्रिंट होता है जो यह बताता है कि अनुसंधान को कैसे किया जाएगा और किस प्रकार के सवालों का जवाब दिया जाएगा। इसमें अनुसंधान के उद्देश्य, अध्ययन की सीमा, अनुसंधान की रणनीति और अनुसंधान के दौरान किस तरह के डेटा एकत्र किए जाएंगे, यह सब शामिल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप यह अध्ययन करना चाहते हैं कि सोशल मीडिया का छात्रों की पढ़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है। आप इसके अनुसंधान डिज़ाइन में यह बताएंगे कि आप छात्रों के बीच एक सर्वेक्षण करेंगे, आप 100 छात्रों का चुनाव करेंगे और आंकड़े एकत्र करने के लिए प्रश्नावली का उपयोग करेंगे। साथ ही आप यही बताएंगे कि आपको कितने समय की ज़रूरत होगी और इस शोध को पूरा करने के लिए कितने पैसे खर्च होंगे। तो ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ प्रॉपर डिज़ाइन हो गया आपको क्या क्या चीज़ इसमें करनी है। स्टेप 5 क्या होता है? डिटरमाइनिंग सैम्पल डिज़ाइन। ये क्या है? सैम्पल डिज़ाइन को निर्धारित करना। तो सैम्पल डिज़ाइन का मतलब है अध्ययन के लिए किसी बड़ी जनसंख्या या समूह से एक छोटा प्रतिनिधिक हिस्सा चुनना। इसका उद्देश्य पूरे समूह के बारे में जानकारी प्राप्त करना होता है, लेकिन सभी लोग को शामिल किए बिना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यह जानना चाहते हैं कि एक स्कूल के छात्रों की पढ़ाई के बारे में क्या राय है, तो आप पूरे स्कूल के बजाय 50 छात्रों का चयन कर सकते हैं। इन 50 छात्रों से जानकारी लेकर आप पूरे स्कूल के छात्रों की राय का अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, यानी प्रॉपर उनमें से छाड़ लिया, उनसे आप पूछ सकते हो। तो सबकी राय ऑलमोस्ट अलग ही होती है, तो आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि हाँ, ये स्कूल के बारे में ऐसा सोचते हैं सभी लोग। सो स्टेप 6 में आते हैं हम लोग। ये है डेवलपिंग डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट एंड कलेक्टिंग डाटा। ये ऑलमोस्ट मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है, आपको ये पढ़ना चाहिए प्रॉपर ये सारी चीज़ों को। अभी हम इसको 1 बाय 1 देखते हैं सभी चीज़ें क्या लिखी हुई हैं। डेटा संग्रहण उपकरण विकसित करना और डेटा एकत्र करना। ये क्या होता है? अनुसंधान में डेटा संग्रहण का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। डेटा को एकत्र करने का उद्देश्य निम्नलिखित होता है। फर्स्ट देखते हैं, सत्यापित तथ्यों का प्रतिनिधित्व करना। यह डेटा परिकल्पना में बताए गए वेरिएबल्स के बारे में सत्यापित और परीक्षण योग्य तथ्यों को दर्शाता है। सेकंड पे, पूर्व अनुमान के परिणामों से मेल खाना। डेटा का विश्लेषण किया जाता है ताकि यह देखा जा सके कि क्या परिणाम अनुमानित परिणाम के अनुरूप है। थर्ड है नल परिकल्पना का समर्थन करना। अगर डेटा और अनुमानित परिणाम में मेल होता है तो नल परिकल्पना का समर्थन किया जा सकता है। परिकल्पना को अस्वीकार करना। अगर डेटा और अनुमानित परिणाम में मेल नहीं होता तो परिकल्पना को अस्वीकार किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप अध्ययन कर रहे हैं कि क्या ज़्यादा नींद से छात्रों की परीक्षा में प्रदर्शन बेहतर होता है। आप एक प्रश्नावली तैयार करेंगे जिसमें छात्रों से उनकी नींद की आदतों और परीक्षा परिणामों के बारे में सवाल होंगे। इस डेटा को इकट्ठा करने के बाद आप देखेंगे कि क्या नींद का प्रदर्शन पर कोई असर पड़ता है या नहीं, और क्या यह आपके अनुमानित परिणामों से मेल खाता है। तो यह आपका एग्जाम्पल हो गया। अब स्टेप 7 क्या कहता है? स्टेप 7 में है डाटा एनालिसिस, यानी डेटा का विश्लेषण करना। ये क्या है? पैरामीटर वह गणना होती है जो किसी पूरी जनसंख्या का वर्णन करती है, जैसे औसत, प्रतिशत या अनुपात। पैरामीटर इन्फ्रेंस का मतलब है कि आप सांख्यिकी की मदद से उस पैरामीटर का अनुमान लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एक स्कूल में 1000 छात्र हैं और आप यह जानना चाहते हैं कि औसतन छात्रों के पास कितने नंबर हैं। अगर आप 100 छात्रों का डेटा लेकर उनका औसत निकालते हैं तो वह आंकड़ा पूरे स्कूल की औसत संख्या का अनुमान हो सकता है। इसी तरह अगर आप 1000 छात्रों में से 500 छात्रों को गणना करके यह अनुमान लगाते हैं कि 50% छात्र अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, तो यह जनसंख्या का अनुमानित अनुपात होगा। ठीक है। अब स्टेप 8 में क्या है? हाइपोथेसिस टेस्टिंग। जो आपने बनाई है प्रॉपर, उसकी टेस्टिंग भी तो होगी। जो हाइपोथेसिस है आपकी रिसर्च जो आपने तैयार की है, तो परिकल्पना परीक्षण बोलते हैं इसको हम लोग। परिकल्पना परीक्षण में 2 प्रकार की परिकल्पनाएं बनाई जाती हैं। एक है नल परिकल्पना, जिसे बोलते हैं नल हाइपोथेसिस, और दूसरा होता है वैकल्पिक परिकल्पना, जिसका इंग्लिश में नाम है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसमें नल परिकल्पना को गलत साबित करके वैकल्पिक परिकल्पना का परीक्षण किया जाता है।
नल परिकल्पना को तब तक नहीं खारिज किया जाता जब तक उसकी संभावना एक निर्धारित महत्व स्तर से कम ना हो जाए। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि परीक्षण की नई परिकल्पना उस स्तर पर महत्वपूर्ण है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप यह जानना चाहते हैं कि क्या छात्रों का परीक्षा परिणाम सोशल मीडिया के उपयोग पर निर्भर करता है। जैसे नल परिकल्पना के हिसाब से सोशल मीडिया का उपयोग परीक्षा एग्जाम पर कोई असर नहीं डालता, तो ये अलग ही हो गया कि भाई सोशल मीडिया का और परीक्षा के एग्जाम का कोई आपस में नहीं है। दूसरा है वैकल्पिक परिकल्पना। ये है सोशल मीडिया का उपयोग परीक्षा परिणाम पर असर डालता है, ये कहता है कि ऐसा हो सकता है। तो अब इसको हम देखते हैं। अब आप आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे। यदि आंकड़ों से यह साबित होता है कि सोशल मीडिया का असर है और इसका संभावना स्तर 5% से कम है, तो आप नल परिकल्पना को क्या कर देंगे, अस्वीकार कर देंगे और वैकल्पिक परिकल्पना को स्वीकार करेंगे कि हाँ, सोशल मीडिया का बच्चों के अंक पर प्रभाव पड़ता है। अब हम लोग स्टेप 9 पे आ गए हैं। टोटल इसके स्टेप 10 हैं। ठीक है जी, रिसर्च करते हैं तो देखते हैं अब क्या लिखा हुआ है इसमें जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ कंक्लूजन्स। तो आपने जो कंक्लूजन निकाला उसको क्या करेंगे, जनरलाइज करेंगे और प्रॉपर तरीके से उसको इंटरप्रेट करेंगे। तो अब देखते हैं सामान्यीकरण और निष्कर्षों की व्याख्या। सामान्यीकरण का मतलब है विशेष टिप्पणियों या आंकड़ों का व्यापक निष्कर्ष निकालना। यह सामान्यतः मात्रात्मक अनुसंधान में किया जाता है, लेकिन गुणात्मक अनुसंधान से इसे विवादास्पद माना जाता है। गुणात्मक अध्ययन का उद्देश्य सामान्यीकरण नहीं होता, बल्कि यह किसी विशेष स्थिति या मामले को गहरे तरीके से समझने का प्रयास करता है। फिर भी दोनों के अनुसंधान में सामान्यीकरण का महत्व होता है, खासकर यह ज्ञान और प्रैक्टिस में सुधार करने के लिए हो। देखो, ये जो हिंदी होती है थोड़ी टफ होती है, जो बुक की होती है, तो हम लोग इसलिए इसमें नहीं पढ़ रहे हैं। मैं आपको एग्जाम्पल साथ में लेके चल रहा हूँ ताकि आप हर चीज़ प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो जाए, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन आए तो उसको आप अटेम्प्ट कर सको कि हाँ, ये मैंने पढ़ रखा है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आप एक स्कूल के 100 छात्रों के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि सोशल मीडिया का अधिक उपयोग उनके अध्ययन पर नकारात्मक असर डालता है, तो आप इसे पूरे स्कूल में लागू करने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन अगर आप केवल एक छोटे समूह के छात्रों के अध्ययन से इसे समझते हैं, तो यह सिर्फ उसी समूह तक सीमित होगा और इसे सभी छात्रों पर लागू करना सही नहीं होगा। ठीक है जी, तो ये तो आपका 9th का हो गया। अब ये लास्ट स्टेप है, स्टेप 10। इसे हम बोलते हैं रिपोर्ट प्रिपरेशन और थीसिस आर्टिकल पेपर। ये क्या है, इसको हम लोग पढ़ते हैं पेपर राइटिंग। इंग्लिश आप साथ साथ पढ़ते जाइए, मैं दोबारा इस लाइन को रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है जी, मैं आपको प्रॉपर समझा रहा हूँ कि ये क्या चीज़ होती है, क्योंकि हम लोग इंडिया से हैं और आपको पता है कि सभी लोग की ना इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती है, तो इसलिए मैं आपको नाम लेकर प्रॉपर उस सारी चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ कि भाई इसका मतलब ये है। तो वो आपको भी डिपेंड करता है, आप इसे इंग्लिश पर अटैम्प्ट करें पेपर या हिंदी में करें। ऑप्शन वैसे उसमें दोनों ही होते हैं, जो आपको अच्छा लगे अपना आप देख सकते हो। तो रिपोर्ट तैयारी या शोध पत्र लेखन को देखते हैं क्या है। जब कोई शोध अध्ययन पूरा हो जाता है और अनुसंधान प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं, तो इन निष्कर्षों को विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कि एक तो है पेपर, यह एक कार्यशाला, सेमिनार, संगोष्ठी या सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा क्या होता है, आर्टिकल यानी लेख, यह एक प्रतिष्ठित अकादमिक पत्रिका में प्रकाशित होता है। और थर्ड है थीसिस या डिसर्टेशन, ये क्या है, यह किसी शैक्षिक डिग्री प्राप्त करने के लिए तैयार किया जाता है। और फोर्थ है पोजीशन पेपर, यह एक निबंध होता है जिसमें किसी मुद्दे पर लेखक का या किसी विशेष संगठन का विचार प्रस्तुत किया जाता है और यह अकादमिक, राजनीतिक, कानून में प्रकाशित हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक शोध कर रहे हैं कि क्या योग छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करता है, तो शोध पूरा होने के बाद आप इसे एक पेपर के रूप में एक सेमिनार में प्रस्तुत कर सकते हैं। इसे एक लेख के रूप में किसी अकादमिक पत्रिका में प्रकाशित कर सकते हैं और इसे एक थीसिस के रूप में अपनी मास्टर डिग्री के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट आपके रिसर्च के स्टेप हमने कंप्लीट कर दिए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों से इसको शेयर कर दें। ये जो चैनल है ये आपका टॉपिक तो हम सारे करवाएंगे ही, जो भी आपके पेपर 1 और पेपर 2 के हैं। प्लस में इसमें हम लोग UGC नेट के डेली बेस पे अपडेट भी डालते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है जी, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपका दिन अच्छा जाए। हैव अ ग्रेट डे।